हमने उस दिन देखा था निवास स्थान तथा कर दायित्व चैप्टर 3 था। सवाल हमने आपको करा दिया है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं और इसमें बड़े सवाल भी हैं जो इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों का ठीक ठाक दुर्भाग्य नहीं रहा, भाग्य रहा, तो कॉलेज खुलेगा तब हम आपको बोर्ड में इसको क्लास में समझाएंगे। उसके लिए हमें खुद खेद है, हम खुद परेशान हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आ पाएगा हमारे बोर्ड के थ्रू। तो आज हम कर लेते हैं इसी चैप्टर का निवास स्थान तथा कर दायित्व का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। पहला है असाधारण निवासी कौन हो सकता है। इसका आंसर है हिंदू अविभाजित परिवार। दूसरा है एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन। तो ये इसका आंसर होगा भारत में कर योग्य है, ये आंसर होगा। थर्ड है निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी, 3 भागों में इसको बांटा गया है। चौथा है भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है क्या। किसके लिए होती है? सभी करदाताओं के लिए होती है। क्या लिखेंगे? सभी करदाताओं के लिए होती है। 5 वाला है निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, 3 श्रेणियों में। कितने में? 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है, निवासी आएगा आंसर इसका, निवासी। एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार के लिए विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा। कितने दिन ठहरना होगा? हमने लिखाया था आपको, आधार संख्या में लिखाया था 182 दिन, 182 डेज। ठीक है। करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है ना, चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती है। एक वर्ष में जो पिछले साल एक कंपनी है वो गत वर्ष में क्या नहीं होगी? असाधारण निवासी नहीं होगी। ठीक है, असाधारण, नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट है विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है, कर योग्य है साधारण निवासी की दशा में। ये आंसर है उसका, साधारण निवासी की दशा में। नेक्स्ट है भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। इसका आंसर है भूत की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई। भूत का मतलब होता है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट ही होता है ना भूत, भूतकाल। ठीक है, ये हो गए आपके 11। लास्ट वाला है आपका पेरिस में कमाई गई एवं वहीं प्राप्त आय किसके लिए भारत में कर योग्य है। तो इसका आंसर है निवासी एवं साधारण निवासी के लिए कर योग्य है। अब हम देखेंगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सत्य और असत्य देखेंगे हम इसमें। पहला है एक कंपनी एक वर्ष में असाधारण निवासी हो सकती है। ये गलत है, नहीं हो सकती। दूसरा, पाकिस्तान में व्यापार से आए भारत में अनिवासी की दशा में कर योग्य है। ये भी असत्य है, कर योग्य नहीं है। तीसरा, एक गैर निवासी भारतीय को भारत में प्राप्त हुई आय पर आयकर नहीं देना होता है, देना होता है। ये भी गलत है, असत्य है ये। एक व्यक्ति एक से अधिक देशों का निवासी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सत्य है ये। नेक्स्ट 5 है एक व्यक्ति के निवास स्थान का उसकी नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, संबंध है। ये भी गलत है। गलत नहीं है, सॉरी, ये सही है। एक व्यक्ति के निवास स्थान का उसकी नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है, संबंध उसका है, ये सत्य है। प्रत्येक गत वर्ष में एक करदाता का निवास स्थान बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो ये हमने 2 ऑब्जेक्टिव आपको लिखा दिए। अब ये प्रश्न आपको देख लेना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। थ्योरिकल ज़्यादा है इसमें और प्रैक्टिकल हम आपको कॉलेज में बताएंगे। ठीक है, अगर कॉलेज शुरू हुआ तो वहाँ आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। चौथा चैप्टर है आपका कर से छूटें, एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स, मतलब टैक्स से छूट मिलेगी। ये चैप्टर है कर मुक्त आय। कर मुक्त आय से आशय उस आय से है जो ना कुछ आय में जोड़ी जाती है और ना उस पर आय कर लगता है। क्या समझे?
कर मुक्त आय से आशय उस आय से है जो न कुल आय में जोड़ी जाती हैं और न उस पर आयकर लगता है। कर मुक्त आय का मतलब क्या हुआ? जो कुल आय में नहीं जोड़ी जाती और उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो होती है कर मुक्त आयें। ठीक है, कौन कौन सी हैं? आयकर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय में निम्न प्रकार की आयें सम्मिलित नहीं की जाती और न उन पर कर लगता है। कर मुक्त आयों का निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रत्येक करदाता के लिए, कर्मचारियों के लिए, संस्थाओं के लिए। प्रत्येक करदाता के लिए जो अन्य श्रेणियों में न आता हो: कृषि आय, हिंदू अविवाहित परिवार से प्राप्त राशियां, फर्म से एक साझेदार की आय का भाग, भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम 1985 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, विपत्ति पर क्षतिपूर्ति, जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि और सुकन्या समृद्धि खाते में से भुगतान, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा भुगतान, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में से आंशिक राशि निकालना, और 10वां है भिन्न भिन्न प्रकार के ब्याज, 11वां है शिक्षा छात्रवृत्तियां, 12वां है संसद सदस्यों तथा राज्यों से विधानमंडल के सदस्यों के भत्ते। ठीक है, 13 है पुरस्कार, चौथा है शौर्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति की पेंशन, 15 है पारिवारिक पेंशन, 16 है भारतीय रियासतों के शासकों के एक महल का वार्षिक मूल्य, 17 है अनुसूचित जनजातियों की आय, 18 है सिक्किमी की आय। ठीक है, अब 20 है टी बोर्ड से प्राप्त सहायता, टी बोर्ड चाय कंपनी, चाय उत्पादन कंपनी। 21 है पौधे लगाने वालों द्वारा प्राप्त सहायता, अवयस्क बच्चे की आय, अवयस्क मतलब जो वयस्क नहीं है उसकी आय, उसकी इनकम। 23 है यूनिट स्कीम 1964 के यूनिट के अंतरण से आय। ठीक है, 25 है यूनिट से आय। 26 है साधारण अंशों के अंतरण से लाभ। 28 है कृषि भूमि के अंतरण से पूंजी। 29 है आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कर प्रोत्साहन। ठीक है, 30 है कंपनी के साधारण अंश या इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट के अंतरण से दीर्घकालीन पूंजी लाभ। और 31 है अंतरराष्ट्रीय खेल से आय। 32 है सहायक कंपनी की आय। 33 है किसी निकाय या प्राधिकरण की आय। और 34 है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को भत्ता या अनुलाभ। 35 है विशेष आर्थिक क्षेत्रों में नई स्थापित इकाई के लाभ के संबंध में कटौती। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए और अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, एकीकरण या अविलयन की दशा में कटौती, ऐसी इकाई जिसे कटौती का अधिकार है, कटौती की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही व्यवसाय का अंतरण किसी दूसरी इकाई को एकीकरण या अविलयन की योजना के अंतर्गत कर देती है तो अंतरित करने वाली इकाई को, इकाई मतलब कंपनी को, उस गत वर्ष में कटौती नहीं मिलेगी जिस गत वर्ष में एकीकरण या अविलयन किया गया है। अंतरिती इकाई को शेष अवधि में कटौती मिलेगी। कर मुक्ताएं कौन कौन सी हैं? आज हमारे पास टाइम कुछ कम है, तो कर मुक्त आय और कर मुक्त की सीमा। कृषि यदि भूमि भारत में स्थित हो तो कर मुक्त, हिंदू अविवाहित परिवार में से प्राप्तियां हो तो कर मुक्त, साझेदार का फर्म की आय में भाग हो तो कर मुक्त, 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, 8% राहत बॉन्ड 2002, 6.5% बचत बॉन्ड 2003, डाक खाने के बचत खाते, व्यक्तिगत खाता 3500 रुपये और संयुक्त खाता 7000 रुपये आदि का ब्याज, ये क्या है? ये भी कर मुक्त है। छात्रवृत्तियां कर मुक्त, अनुमोदित पुरस्कार कर मुक्त, अवयस्क बच्चे की आय जो उसके पिता या माता की आय में शामिल की गई है 1500 रुपये तक प्रत्येक अवयस्क बच्चे के लिए कर मुक्त है। यूनिट स्कीम 1964 के अंतरण से पूंजी लाभ कर मुक्त है। घरेलू कंपनी से लाभांश एवं यूनिट से आय कर मुक्त है। कृषि भूमि के अंतरण से पूंजी लाभ कर मुक्त है। सुकन्या समृद्धि में खाते में से भुगतान ये भी कर मुक्त है, मतलब टैक्स फ्री है। अब कर्मचारियों के लिए है, किसी कर्मचारी को दी गई यात्रा संबंधी रियायत। दूसरा है विदेश में मिले हुए भत्ते अथवा अनुलाभ। तीसरा है मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेजुटी, पेंशन के बदले एक मुश्त राशि, अवकाश वेतन तथा अर्जित अवकाश का नगद भुगतान,
छटनी के कारण क्षतिपूर्ति, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति, अनुलाभों के मूल्य पर नियोक्ता द्वारा कर का भुगतान और वैधानिक प्रोविडेंट फंड से भुगतान, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से भुगतान, अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड से भुगतान, मकान किराया भत्ता और कतिपय व्ययों के लिए विशेष भत्ते, ये कर्मचारियों के लिए हैं। ठीक है, कर्मचारियों से संबंधित कर मुक्त आयों के लिए वेतन से आय देखें, वेतन से आय हम बाद में देखेंगे, अभी आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको कल बताएंगे। संस्थाओं के लिए क्या होता है, संस्थाएं कौन सी होती हैं जो उनकी आय पूर्णतः कर मुक्त होती हैं। आप लोग इतना जब तक लिखिएगा और समझिएगा भी कि कर मुक्त आय कौन कौन सी हैं, इसका डिटेल मैंने बता दिया है, थोड़ा ध्यान देके पढ़ लीजिएगा। और एक विशेष सूचना ये है आप लोगों के लिए कि आज से 3 तारीख से फाइनल में एडमिशन शुरू हो गया है, ऑफलाइन वाला, तो आप लोग जाके एडमिशन कराएं। उसकी डेट शायद 11 तारीख तक है, और तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए आप कल जाके अपना एडमिशन पक्का करा लें, अपना प्रवेश पक्का करा लें, ताकि फाइनल में रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए। ठीक है, अगर भगवान ने मौका दिया तो हम आप जरूर मिलेंगे, और क्लास में सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इनकम टैक्स के हैं और जो अंकेक्षण वगैरह के हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, ये सब हम पूरा करेंगे। अभी जीएसटी सबसे मेन सब्जेक्ट है, उसको भी हम कल या परसों तक में 1-2 चैप्टर समाप्त करेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।